हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से जो है पॉलिटिक में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था। उसके सारे आर्टिकल्स आप लोगों को बताए थे और उसके बारे में हमने एक पॉइंट वाइज सिक्वेंशियल जो है डिस्कशन किया था। तो अभी ये नया टॉपिक है, इसका अगला टॉपिक है इस वीडियो में महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद है एक संवैधानिक पद है और इसको जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है इस पद पे जो व्यक्ति जो है अपॉइंट होते हैं। और आर्टिकल 76 में जो है इसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी की चर्चा की गई है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। और अब आइए टॉपिक वाइज इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नियुक्ति के बारे में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है और जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तो इसका मतलब ये है कि ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ शपथ भी जो है राष्ट्रपति ही ने दिलाएगा। तो तीनों काम जो है नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, ये तीनों जो है राष्ट्रपति ही करते हैं महान्यायवादी के लिए। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल देखिए इनका अनिश्चित होता है। कार्यकाल जो है कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये कार्य करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है ये, इसीलिए इसको अनिश्चितकालीन जो है इनका कार्यकाल माना गया है। ये आमतौर पे जो है जब नया लोकसभा का गठन किया जाता है, भारत सरकार बनती है, तो सरकार बनते ही ये सरकार अपने हिसाब से इस पोस्ट पे नियुक्ति करती है और इसीलिए जो है सरकार बदलते ही चेंज भी हो जाते हैं। तो कार्यकाल के बारे में हमने बात कर ली। योग्यता के बारे में बात करें, योग्यता जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता भारत के महान्यायवादी की होती है, ऐसा बताया गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए योग्यता में बात करें तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि महान्यायवादी के लिए जो योग्यता है की रिक्वायरमेंट है वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए है। ठीक है, वेतन की अगर बात करें तो देखिए इनको एक वेतन के रूप में सैलरी इनको नहीं मिलती है, इनको एक डेफिनेट अमाउंट मिलता है, एक पारिश्रमिक के तौर पे मिलता है। पारिश्रमिक मतलब एक फिक्स अमाउंट बनता है इनको। वेतन में तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं और वो अलग अलग चीजें होती हैं उसमें, लेकिन इसमें इनको एक डेफिनेट अमाउंट मिलता है और वो डिसाइड कौन करता है, राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं उसका कि इनको कितना जो है पारिश्रमिक दिया जाए, इसके बारे में डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, कार्य इनके क्या क्या हैं, तो कार्य इनके देखिए बहुत दो तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। दो कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे देश में जो है अलग अलग न्यायालयों में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पक्ष रखते हैं, उनके एडवोकेट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग न्यायालयों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मामले चल रहे होते हैं तो वहां पे जो है ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनका। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये भारत सरकार द्वारा कानूनी सलाह मांगे जाने पर उनको कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अन्य कार्य भी ये करते हैं जो राष्ट्रपति इनको सौंपे। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी अन्य कार्य इनको सौंपता है तो वो भी इनको करना होता है। तो कार्य के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ स्पेशल राइट्स इनको मिले हुए हैं, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। संसद में कुछ संसदीय समितियां होती हैं, उन संसदीय समितियों का इनको जो है सदस्य बनाया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा महसूस किया जाता है इनकी जरूरत है महान्यायवादी को उसमें सदस्य बनने के लिए जो है ऐसी कोई संसदीय समिति बन रही है तो उसमें इनको सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इनका रोल या कार्य कह लीजिए वो आता है कि संसद में ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और संसद की कार्यवाही में
बोल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है संयुक्त अधिवेशन में जो है, संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा लोकसभा का जब भी कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते उसमें भी, ठीक है। तो ये इनके 3 विशेषाधिकार हो गए। इसके अलावा जो है मतदान का मैंने बता दिया, मतदान ये नहीं कर सकते संसद की कार्यवाही में या संयुक्त अधिवेशन में। इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि मान लीजिए कार्यकाल के बाद ये जो है प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ प्रतिबंधों के साथ ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 प्रतिबंध हैं इनके ऊपर। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के खिलाफ ये कहीं पे भी कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया प्रतिबंध इनका। दूसरा, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी कानूनी सलाह कहीं नहीं देंगे, ठीक है। इन प्रतिबंधों के साथ ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका महान्यायवादी का टॉपिक क्लोज हुआ। छोटा सा टॉपिक है, मैंने पॉइंट वाइज जितनी भी चीजें थी इसमें बता दी। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बात की गई है। नियुक्ति देख लिया हमने, कार्यकाल देख लिया, योग्यता देख लिया, वेतन देख लिया, कार्य देख लिया इनका, और विशेषाधिकार देख लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में जो है अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट के थ्रू आप इसमें फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसके बारे में भी अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो ऐसा है जो आपको अभी जरूरत है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए।